तरह का समाज तैयार कर रहे हैं? क्या वो समाज जो देश की संवैधानिक संस्थाओं को खारिज करता है, जो देश की संस्थाओं को खारिज करता है, और ये वो तरीका है जो भारत की मूल भावना के खिलाफ है? नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। 2008 का अहमदाबाद ब्लास्ट, 56 लोगों की मौत हुई थी। आज भी उसकी दर्दनाक यादें लोगों के जहन में किसी नासूर की तरह दबी हुई हैं। कल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई। लेकिन एक तबका ऐसा जो इन आतंकियों का हिमायती बना हुआ है, विशेष अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का अहमदाबाद ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले पर उन्होंने ऐतराज जताया। मौलाना मदनी ने निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही। ये उनका अधिकार भी है, जाना भी चाहिए। ऊपरी अदालत में अपील हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कोर्ट के फैसले पर अविश्वास की बात आखिर क्यों? मौलाना मदनी कहते हैं कि बम धमाकों जैसे ज्यादातर गंभीर मामलों में निचली अदालत कठोर फैसला देती है, तो क्यों ना दे निचली अदालतें कठोर फैसला? इन बम धमाकों में जिनके परिवार उजड़ जाते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, क्या उनके परिवारों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? आखिर आतंकियों का समर्थन कर मौलाना मदनी आतंक को बढ़ावा नहीं दे रहे क्या? सुनिए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने क्या कहा। 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसके नतीजे में इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जिस तरह से कि इल्ज़ाम बराबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगते रहे हैं। और जमीयत उलमा इन हालात के अंदर इनके केस को लड़ रही थी, इसलिए कि इस तरह के लोग बिल्कुल बेयार मददगार होते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता है। जमीयत उलमा हिंद ने इनके केस को लड़ा और ये 13 साल से तकरीबन 77 आदमी जेल में बंद थे। अब आकर के इसका लोअर कोर्ट से फैसला हुआ है, तो उसके अंदर 28 आदमियों को बरी किया गया है और 30 आदमियों को फांसी की सजा दी गई है और 11 आदमी हैं जिनको इन्होंने उम्र कैद की सजा दी है। इसी तरीके पर हम ये भी समझ रहे हैं कि इनके अंदर भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है, और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है, ली जाएगी। और हमें ये तवक्को है कि जिस तरह हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी मददें मिलती रही हैं और अक्षरधाम मंदिर के सिलसिले में हमें मदद मिली है, इसी तरीके पर इंशाअल्लाह इन मज़लूमीन के सिलसिले के अंदर भी हमें मदद मिलेगी और अल्लाह चाहेगा तो ये बाइज्जत बरी होगी। तो मौलाना मदनी के बयान को आपने सुना। वो कह रहे हैं मुसलमानों पर जिस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, हाई कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना सबका अधिकार है, लेकिन उस पर संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये कह देना कि जो फैसला आया वो ही ठीक नहीं है, ये पूरी तौर पर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। जिस तरह से चाहे 14 वर्षवादी सही एक न्याय का दर्शन दिया है, उस अभूतपूर्व निर्णय के विरुद्ध आतंकवादियों के पैरोकार और सदैव आतंकियों को प्रश्रय, प्रशिक्षण और समर्थन देने वाली संस्थाएं अब एक बार पुनः सक्रिय हो गई हैं। वे न सिर्फ राज्य के उस वरिष्ठ अधिवक्ता को और जज को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, अपितु जमात उलेमा हिंद जैसे संगठन भी उन आतंकियों की पैरोकारी करने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे एक बड़ा मैसेज संपूर्ण विश्व के अंदर जा रहा है कि कौन लोग हैं आखिरकार जो आतंकियों के साथ खड़े हैं, आखिरकार कौन लोग हैं उनको प्रशिक्षण, प्रश्रय और समर्थन देते हैं। एक पीएफआई, जमात उलेमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, इस तरह की संस्थाएं लगातार देश में आतंक फैलाने में, अलगाववाद फैलाने में, देश के मुस्लिम यूथ को भड़काने में सतत रूप से सक्रिय हैं।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो मौलाना मदनी ने कहा उस पर अदालत के फैसले के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इससे पहले हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्राओं को फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक लिबास न पहनकर आने का लिए कहा, लेकिन फिर भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्राएं स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाने की जिद पर अड़ी हैं। जबकि हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा फैसला आने तक छात्राओं को धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहिए, उन्हें ड्रेस कोड मानना होगा। बावजूद इसके हिजाब के समर्थन में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। कर्नाटक समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थान में जाने के समर्थन में हाय तौबा मची हुई है। लेक्चरर तक इस्तीफा दे रही हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यासिर जिलानी जुड़े हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हाजिक खान हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, फिरोज अहमद बख्त हमारे साथ जुड़े हैं जो कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फॉर्मर चांसलर हैं, रमेश प्रजापति हैं, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, और आलोक मेहता इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फिरोज बख्त साहब, ये जो बयान आया है मौलाना मदनी का कि हाई कोर्ट, ये कोर्ट का जो स्पेशल कोर्ट का फैसला है ये अविश्वसनीय है। लंबे समय तक सुनवाई हुई, 13 साल सुनवाई हुई, कितने गवाह पेश किए गए, इतने सबूत पेश किए गए, 1163 गवाहों के बयान दर्ज हुए, 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। उसके बाद 13 साल की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आता है, उसको अविश्वसनीय बता देते हैं। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? हाँ, देखिए ये बड़े अफसोस की बात है। ये जो ग्रुप है इनका, अरशद मदनी साहब हैं, ये हमेशा इसी तरह का जो है ये उल्टी गंगा बहाते हैं। जब कोर्ट ने एक फैसला दे दिया तो उस सभी पे बाध्य होता है और मान्य होता है। और कोर्ट ऐसे नहीं है कोई ये अपने मतलब कुछ भी उठा के बोल दे। कोर्ट बाकायदा एविडेंस को देखता है, सबूत के आधार पर फैसला दिया जाता है। और इस तरह के जो लोग हैं समाज को बांटते हैं। देखिए हिंदुस्तान जो बटा था 1947 में, वो इन्हीं जैसे लोगों की वजह से बांटा था, वरना तो हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं बंटता। आज हिंदुस्तान की सरहदें अपने अफगानिस्तान, ईरान और जनाब बर्मा तक जाती। लेकिन ये जो घेटो माइंडसेट है ना, ये इस घेटो माइंडसेट की वजह से ये लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान का जो कानून है उस कानून का ये नाजायज फायदा उठाते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। और ये इन्होंने एक तो गवर्नेंस मोदी साहब का, अमित शाह का गवर्नेंस है, ठीक है, एक इन्होंने अपना पैरेलल एंटी इंडिया गवर्नेंस, एंटी मोदी गवर्नेंस चला रखा है। ये जहर उगलते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जहर उगलते रहते हैं ये संघ और भाजपा के खिलाफ, और मुसलमानों को ये कहते रहते हैं कि ये जो भाजपाई हैं और ये संघ है ये तुम्हारे जानी दुश्मन है। ये बड़े अफसोस की बात है। जो लोग भाजपा को करीब से जानते हैं, जिलानी भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी उम्र गुजरी है भाजपाइयों में और संघी लोगों के अंदर। मेरे ख्याल से अच्छी तरह से वो बता देंगे किस तरह के बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, एक बात मेरी पूरी होने दीजिए, बस एक सेकंड लेके बात पूरी करता हूँ। ये जो इन्होंने कहा है फॉरेन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर होना चाहिए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल अब छूट नहीं देनी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत झेल लिया हमने, और इन लोगों की वजह से हमारे जैसे जो आम मुसलमान हैं, ठीक है, इनकी ये जो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उसका खमियाजा हम जैसे आम मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, हाई कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना उनका अधिकार है, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो मैं एक बार फिर कहूंगी। उन्होंने कहा मुसलमानों के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं ये फैसला बेहद अविश्वसनीय है। क्यों अविश्वसनीय है? कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। आप संस्थाओं पर इस तरह से सवाल उठाएंगे, यानी सिर्फ आपके मनमाफिक अगर फैसला आया तो ठीक है, वरना वो फैसला आपको मंजूर नहीं होगा। रमेश प्रजापति जी, क्या रिएक्शन है आपका? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि जो 2008 के ब्लास्ट का दोषी था एक, उसके पिता आपके मुखिया के साथ स्टेज शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय, ये सभी को विश्वास करना संवैधानिक मान्यता है। ये जो अभी मान्यवर जी ने कहा
मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि बिना एविडेंस, बिना किसी प्रमाण के जो है कोई भी न्यायालय ऐसा कोई फैसला नहीं देता। मैं इसका सम्मान करता हूं। और ये जो बिल्कुल ठीक कहा, ये जो इस तरह के असंवैधानिक भाषा और गलत अपने निजी स्वार्थ के लिए ये वो गलत तरीके की तरफ ले जाते हैं इस देश को, इससे देश में भाईचारा समाप्त होता है, न्याय के ऊपर तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। मैं पूर्णतः सहमत हूं, जो न्यायालय ने ये फैसला दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। हाजी खान साहब, ये जमीयत वो जमीयत है जो 1919 में बनी और कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की बात करती थी, टू नेशन थ्योरी के विरोध में थी। इसका एक धड़ा जो जमीयत उलेमा इस्लाम बना वो पाकिस्तान चला गया, जो पार्टीशन के पक्ष में था, जो विरोध में थे, जो नहीं चाहते थे पार्टीशन, और जो ओरिजिनल था वो भारत में रहा। लेकिन अब इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या माना जाए इसको? कोर्ट के फैसले तक पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए मैडम, बात यह है कि जो अभी बख्त साहब कह रहे थे कि ये देश में बंटवारे के हिस्सेदार हैं, इनको इतिहास ही नहीं मालूम है। जमीयत उलमा हिंद वो है हिंदुस्तान की जिसने अपनी बाई चॉइस हिंदुस्तान में रही, और जमीयत उलमा हिंद वो है जो हिंदुस्तान की आज़ादी में 6 लाख उलमा शहीद हुए हैं इस देश की आज़ादी के लिए। और जब देश के बंटवारे की आवाज़ लगी तो जमीयत उलमा ने गांधी जी, नेहरू जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इस देश में रहना पसंद किया। हाजी खान साहब, मैंने जिक्र किया ना, मैंने जिक्र किया, मैंने बताया, कोई इनकार नहीं कर रहा इतिहास से, लेकिन बात तो आज की भी होगी ना। आज क्यों देश तोड़ने की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, जब आप सुनिए, आज जो कोर्ट का फैसला आया है परसों, उस कोर्ट के फैसले पर उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है भारत के हर नागरिक को है। जो भी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद ने जो 55 लोग जो लोअर कोर्ट से जिन्हें सजा हुई और हाई कोर्ट ने 55 से 65 लोगों को बरी किया, उनकी 15-15 साल की जिंदगियां चली गई। सिकंदर बख्श साहब और जिन लोगों ने उनको सजा दिलवाई, उनकी जिंदगी को कौन वापस कर देगा? ये पूछना चाहते हैं। हम इस देश के संविधान की उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम अपने मजहब का सम्मान करते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट सजा देता है और हाई कोर्ट उन लोगों को 65 लोगों को बरी कर देता है और उनकी जवानी 15 साल 20 साल की खत्म हो जाती है। हाजी खान साहब, जिम्मेदार कौन होगा? ये क्या सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है? देश की कानून व्यवस्था की बात करिए ना, जो प्रणाली है उसको सुधारने की बात करिए। इसमें मुसलमान कहां से आ जाते हैं? सवाल तो ये उठता है ना। 65 मुस्लिम लोग, सबके संग ऐसा होता है ना, बहुत सारे, बहुत कितने हैं? क्या केवल मुसलमानों के साथ ऐसा होता? लंबे लंबे समय तक सुनवाई चलती है। अरशद मदनी साहब की बात चल रही है, मौलाना अरशद मदनी साहब की कोशिश से 65 अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हाजी खान साहब, मेरी बात सुनिए, उनको पूरा अधिकार है। ये बात सब कह रहे हैं और सब मानते हैं, ये है कानूनी अधिकार है उनका, इससे कौन इनकार कर रहा है? लेकिन मुसलमानों के साथ ऐसा होता है। ये शब्द क्या उपयोग किए जाने चाहिए? यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, भारत बनाने वाली, आज की जमीयत है भारत को बांटने और तोड़ने वाली। बख्त साहब, आपके पास आऊंगी। यासिर जिलानी साहब, जो ये बातें कही जा रही हैं, चाहे ये कोर्ट का जो फैसला आया हो, चाहे जो हिजाब का मामला चल रहा है, उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा हुआ है कि जब तक फैसला नहीं आता, कोई भी धार्मिक पोशाक पहनकर कोई भी स्कूल या कॉलेज में नहीं जा सकता। उसके बावजूद भी छात्राएं जिद कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा है, एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या इस देश में? देखिए, जब भी भारत के अंदर चुनाव का माहौल रहता है तो विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा खेल है अपने आप को विक्टिम प्ले करना, और तुष्टीकरण की जो राजनीति में सबसे प्रकाष्ठा वाला एक सेक्शन है, जो वोट बैंक है एक वर्ग का, उसको लुभाने के लिए, उसको रिझाने के लिए ये संविधान के ऊपर, कानून के ऊपर और भारत के अस्मिता और अखंडता पर भी प्रहार करने से इस तरह के लोग चूकते नहीं। खंडन करना चाहिए। एक स्कूल का मामला था, जो आप हिजाब जिसकी बात कर रहे हैं, वहां यूनिफॉर्म का, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिटी, इक्वालिटी, समानता। हर जगह हमने, आपने, सबने, जितने लोग हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेज देखा है, उन्होंने इस प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़े और आज अपनी लाइफ को उसी स्कूल और कॉलेज से सीखी हुई चीजों के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जिस स्कूल, जिस कॉलेज, जिस थॉट ऑफ स्कूल से निकलते हैं, इनके अंदर कहां से नफरत भर जाती है, ये अब समझ में आ रहा है। जब कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुस्तान के एक बड़े थॉट ऑफ स्कूल के मौलाना, जिनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, वो कोर्ट के फैसले पे सवाल खड़ा कर देते हैं।
ये खंडन करने वाली बात है, मजम्मत करनी चाहिए। क्योंकि मौलाना साहब को मुझे लगता है, या तो जमीयत उलमाए हिंद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लीडरशिप बदलने की तैयारी करिए। अगर आप लीडरशिप नहीं बदलेंगे, नौजवान, क्योंकि मौलाना साहब 80 साल से ज्यादा की उम्र में आ गए हैं, वो इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं कौम को दो राहे पे आके खड़ा कर देते हैं। अभी फिरोज बख्श भाई ने जो बात कही है बेहद शानदार। ये वो जमीयत नहीं रह गई जो जिस जमीयत को ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये जमीयत तो अपने मफाद, अपने जाती फायदे के लिए अपने तहत एक पूरा का पूरा सिस्टम बना के चलने की कोशिश करी है, जिसमें टारगेट है मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष लीडरशिप, जिसमें प्रधानमंत्री है, जिसमें गृह मंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। इनको टारगेट करना, उनको गालियां देना, उनको नीचे दिखाना और कौम के ऊपर सवाल खड़ा करना। और मुझे लगता है कि देखिए, भारत का जो नौजवान, मुसलमान नौजवान है, वो पढ़ा लिखा है और इनसे सवाल करेगा। इनसे सवाल कर रहा है तो बौखलाहट है। ये वही मौलाना साहब है और ये उनका ग्रुप नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये लोग ये नहीं समझ रहे कि अपने समाज का ही नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज की बेटियों का नुकसान कर रहे हैं, इस देश की बेटियों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं होता है। आलोक जी, संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखती हैं। जो संस्थाएं होती, स्कूल कॉलेज होते हैं, यहाँ से देश के नागरिक निकलते हैं, जिनके कंधों पर देश का भार होता है, कल वो देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ही अगर सवाल उठाए जाने लगे, अगर नियम कायदे कानून मानने से इनकार किया जाने लगे और कोर्ट के फैसले को अविश्वसनीय कह दिया जाए और ये कह दिया जाए मुसलमानों पर से तो ऐसे इल्जाम लगते रहते हैं, क्या ये देश को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश है, एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? किस तरफ ले जाएगी ये तथ्य हमें? देखिए अर्चना जी, आपने ये बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अदालत में, उच्च न्यायालय में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना हर एक का अधिकार, वो मैंने विदेश भी यदि जैसे पाकिस्तान से भी जो आता है उसके लिए भी हमारे यहाँ न्याय मिलता है। फांसी देने से पहले भी उसके लिए पूरी सुनवाई होती है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक पेजेस में इसका पूरा मामला चलता रहा। 13-14 साल इसका चला, लगभग 15 साल हो जाएंगे जब तक ये आगे फिर बढ़ेगा। इसलिए, लेकिन जिस तरह से उसे मुसलमानों से, मेरा तो मौलाना साहब पर यही आपत्ति है कि वो ये कहते हैं कि भाई हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, मतलब वो भी उनको क्यों करना चाहिए? कोई परिवार का आदमी हो, कोई दूसरा हो, वो करे, बड़े से बड़ा वकील लाएंगे ताकि उनको, और कैसा गंभीर मामला, बड़े पैमाने पर बम विस्फोट जो अहमदाबाद में हुए और जिसमें षड्यंत्र, उस समय के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की हत्या का पूरा षड्यंत्र था, और पूरी सरकार क्या, गुजरात, मतलब वहां से भी तो बॉर्डर आगे जाती है। अब साल महाराष्ट्र में, मुंबई में भी तो मुंबई के लिए जो करने के लिए आए थे, पाकिस्तान से आए थे, समुद्री सीमा से, तो गुजरात भी सेंसिटिव बहुत इलाका है। ऐसी स्थिति में इतने प्रामाणिक आधार पर, और निचली अदालत में अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे, जो हमारे मेहमान हैं, उनको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, निचली अदालत, या उसके पहले मौलाना का निचली अदालत करती है, ऊपरी छोड़, निचली अदालत में ज्यादा प्रमाण होने के बाद फिर आगे बचना मुश्किल होता है। जो असल में जो गड़बड़ करने वाले होते हैं, जो सरकारें भी जहाँ आजकल में इसकी राजनीति की चर्चा नहीं करना चाहता, जो सजाएं हुई इसमें कई जगह ऐसी सरकारें होती है हाईकोर्ट के द्वारा। जी सुनिए ना, हाँ, आगे यदि दस्तावेज नहीं होंगे, प्रमाण नहीं होंगे तो छूटेगी, वो अलग बात है। लेकिन ये फांसी की सजा 38 लोगों को मिलना, ये अपने आप में एक मिसाल होगा कि दूसरे लोग इस तरह के गलत काम न करें। और निचली अदालत के जो सबूत हैं वो सबसे बड़े आधार होंगे। आमतौर पर होता यह है कि निचली अदालत के सबूत कम दे करके पुलिस या व्यवस्था, वहां की स्थानीय सरकारें, वो बचाने की कोशिश करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि किसी तरह से, यदि जिसको आप कहते हैं कि नीचे के रिश्वत, न्यायपालिका को तो रिश्वत नहीं हो सकती, लेकिन निचले स्तर पर रिश्वत दे करके सबूत मिटाना, सबूत नष्ट करना, ये हमेशा देखते रहे हम लोग। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाए, वो कहाँ जाए, बड़े उसके हिसाब से। लेकिन इसे, और फिर मुसलमानों के लिए, करोड़ों मुसलमान भारत के वो शांति प्रिय हैं। ये कुछ लोग, खाली मौलाना अकेले नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, PFI, पाकिस्तान से समर्थित कई संगठन, इसी तरह से जो चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो फैले होते हैं पैसा लेकर के पाकिस्तान से, और इसके अलावा जिनके सूत्र बाहर से बने हुए हैं, ऐसे कई संगठन इसके पीछे रहते हैं। वो भारत विरोधी ताकतें चाहते हैं कि न्यायपालिका पर विश्वास खत्म हो जाए। ये गड़बड़ है, मेरी इस पर आपत्ति है। न्यायपालिका पर आपत्ति करना गलत है।
बिल्कुल, और अगर फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हमारे मनवाफिक आएगा तो हम स्वीकार करेंगे, वरना हम कहेंगे कि ये फैसला विश्वसनीय था। जो फैसला आया वो मुसलमानों के खिलाफ आया। हिंदू मुसलमान हर चीज में बनाना क्या जरूरी हो गया है। और कितना फेयर ट्रायल होता है, जिसका जिक्र आलोक जी ने भी कहा कि आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से यहां आकर जिन्होंने 26/11 का हमला किया, उनको भी फेयर ट्रायल मिला। और उसमें जो अजमल आमिर कसाब की सुनवाई थी, उसमें मैं खुद गवाह थी। मैंने देखा है, साक्षात तौर पर देखा है कि पाकिस्तान से आया टेररिस्ट जिसने यहां पर लोगों को मारा, उसके बावजूद भी बंधक बना लिया था मुंबई को, उसके बावजूद भी उसे कितना फेयर ट्रायल दिया गया। मैं खुद उस केस में गवाह थी, देखी है बहुत सारी चीजें सामने। उसके बाद इस देश के नागरिकों की आप बात करते हैं तो वाकई सोच के बोलना चाहिए। जो हिजाब विवाद है पूरा, इसमें बख्त साहब पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया। इसमें यह पता लगा कि पाकिस्तान के कुछ लोग एक्टिव हैं जो इस विवाद को बढ़ा रहे हैं। क्या यहाँ के कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे विवाद बढ़े, देश में विभाजन हो, देश में जो हिंदू मुसलमान, जिसकी बात हमेशा लोग करते हैं गंगा जमुनी संस्कृति, उसमें दुराव हो, ये कोशिश है और उसके पीछे यहाँ के कुछ लोग भी लगे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूं और मैं अपना सिरा शुरू करूंगा। आलोक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत के जो मुसलमान हैं वो संस्कारवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जितने भी ज्यादातर मुसलमान आर ह्यूज परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स आर लाइक दैट। कुछ थोड़े बहुत ऐसे हैं जिसमें आपके उलेमा के जो हमारे ये मौलाना साहब हैं जो कह रहे हैं कि जो कोर्ट का जो रिजल्ट आया है, जो उसका कोर्ट का जो फैसला आया है, ये एंटी मुस्लिम है। आपने बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये लोग हर चीज को हिंदू मुस्लिम के नरगे में फंसा देते हैं। हिंदू मुस्लिम की घेटो जहनियत से लोग बाहर नहीं आते। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर जिस तरीके से वजीर आजम सबको साथ लेके चल रहे हैं, वजीर आजम ना हिंदू की बात करते हैं, वो बीजेपी के वजीर आजम नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो यही सबके साथ, यही हिंदुस्तान हमेशा से इस तरह से चलता चला आ रहा है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जो आपका ये जो विवाद हुआ इसका, इन बच्चियों को पता नहीं किसने बहला दिया, फुसला दिया, भटका दिया, भड़का दिया। और तो सुनने में आ रहा है कि PFI वालों ने और CFI वालों ने इनको भड़का दिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने, वरना ये सब कुछ नहीं था। सबसे बड़ा नुकसान इन बच्चों को ये हुआ कि एक जो लड़की याद होगी मुस्कान जो नारे लगा रही थी, उसको जमीयत ने कहा 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। अपने समाज के सुधार के लिए नहीं सोचते, ये नहीं सोचते बच्चियों की पढ़ाई कैसे आगे हो, बच्चियां कैसे आगे बढ़े, मैं उसी पे आ रहा हूँ, विकास में कैसे योगदान दे बच्चियां। बात को पूरा करता हूँ। देखिए, ये नारा निकाला गया, ये नारा लगाया गया कि हिजाब नहीं तो किताब नहीं। ये बड़ा अफसोस की बात है। कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में से ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक दुकानें चमकाने के लिए चाहते हैं बच्चियां जो है फातिमा बीवी ना बने, ये बच्चियां जो है पायलट ना बने, ये बच्चियां सानिया मिर्जा ना बने, ये बच्चियां फौज में ना जाएं, पुलिस में ना जाएं, प्रोफेसर ना बने। ये पूरा एक तबका ऐसा है। और ये हिजाब, ये इतने दिन हो गए, मैं दोहराने नहीं चाहता इस बात को। हिजाब आंखों का होता है, किरदार का होता है। हिजाब जो होता है रूह का होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक बच्ची नकाब लगा के या चेहरा छुपा के या बुर्का ओढ़ के वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी बन जाए और खुदा के करीब हो जाए। वो बच्चियां में खुदा के करीब होती हैं, चाहे वो कुछ भी पहने, बुर्का पहने ना पहने, शलवार कमीज पहने, साड़ी पहने, कुछ भी पहने, स्कर्ट पहने, लेकिन अगर उनका अंदर का अंदरूनी हिजाब या फजूल की बहस है। इन बच्चियों के आज पूरे 2 महीने हो गए, इट इज द 60th डे के क्लासेस से बाहर है। कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि इनको हिजाब की जिद छोड़ देनी चाहिए। हिजाब, इनको ये सोचना चाहिए हिजाब जरूरी है। तालीम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने भी कहा था कि तालीम के लिए आपको जो भी पापड़ बेलने पड़े, आप तालीम पहले हासिल करें। ये लोग इन बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग देम फॉडर फॉर देयर डर्टी एंड फिल्थी पॉलिटिक्स। इन बच्चियों को पढ़ लिख के इससे बाहर आके अपने अगर IPS बनती हैं, पायलट बनती हैं, डॉक्टर बनती हैं, तो क्या उस दौरान भी यही होगा कि ये हिजाब लगा के, बुर्का पहन के, नकाब लगा के ही अपने काम पे जाएंगी या लोगों की सेवा करेंगी? ये भी सवाल है जिनके जवाब ये नहीं देते, उससे मुकर जाते हैं। हाजिक खान साहब, जमीयत उलेमाए हिंद क्यों इन लोगों का मुकदमा लड़ेगी?
78 इस मामले में दोषी थे, एक सरकारी गवाह बन गया, 77 आरोपी थे, माफ कीजिएगा 78 आरोपी थे, एक सरकारी गवाह बना, 77 आरोपी उसके बाद रह गए, जिसमें 13 साल सुनवाई हुई, 1163 गवाह। मैं डिटेल्स आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपको भरोसा हो कानूनी प्रक्रिया पर। 6000 से ज्यादा सबूत पेश किए गए, 350 पुलिस वाले इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो 4 महीने तक अपने घर तक नहीं गए। कर्नाटक से, उज्जैन से, कई जगह से आतंकवादियों को पकड़ा गया और रास्ते में रुकते नहीं थे इस डर से कि कहीं इन पर हमला ना हो जाए। 13 साल सुनवाई हुई, 49 लोग दोषी पाए गए, 28 को बरी भी किया गया है। सबूतों के अभाव में बरी भी हुए हैं लोग, वो क्यों आप ध्यान नहीं रखते। इसके अलावा 38 लोगों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा हुई है। अगर अपील करनी है ये करेंगे, इनके परिवार करेंगे। जमीयत उलेमाए हिंद क्यों इन आतंकवादियों की तरफ से, अब तो इनको आतंकवादी ही कहूंगी, कोर्ट ने इनको घोषित कर दिया आतंकवादी, क्यों इन आतंकवादियों की तरफ से कोर्ट में अपील करेगा? देखिए अर्चना जी, बात यह है कि जमीयत उलेमा हिंद का 1947 से लेके आज तक ये काम रहा है कि जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और दंगे में जो लोग पीड़ित हुए उन लोगों को मकान बनवाना, उन लोगों की मदद करना, और इससे पहले जो हिंदुस्तान में और धमाके हुए और आतंकवादी पीड़ित और आतंकवादी में फर्क है। दंगे के पीड़ित में आपने बात की, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आतंकवादी जो 38 जिनको कोर्ट ने घोषित किया उनके लिए क्यों जा रही है जमीयत? क्या जरूरत है जमीयत को उनके लिए अपील करने की? जमीयत उलेमा हिंद इंसानियत पे, मानवता पे काम कर रही है। वो इसलिए कह रही है, उसको नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के उस लोअर कोर्ट के फैसले पे, तो वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे। फैसला हाई कोर्ट को तब भी देना होगा, सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। भारतीय संविधान ने हर नागरिक को ये आजादी दी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब वक्त आप कह रहे हैं पर्दे के मामले में, पर्दे के मामले में कुरान में साफ तौर पर कहा गया है, पारा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरे नूर में कि ए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और अपनी बेटियों से कह दो और ईमान वालों की औरतों से कह दो कि वो पर्दे में रहे, हिजाब में रहे, वो नकाब में रहे, वो अपने चेहरे को ढके। मुस्लिम स्कॉलर्स को मैंने सुना है हिजाब का क्या मतलब है, कुरान में हिजाब का मतलब, और दूसरी बात देश जो है ना वो संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है ना। हाजी साहब गलत बात मत करिए, ये देश जो चलता है ना संविधान से, कानून से चलता है। इस देश में शरीयत का कानून नहीं लागू है, शरीयत का कानून नहीं लागू। लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। एक है मेरे लिए वक्त हो गया हेडलाइंस का, हेडलाइंस देख लेते हैं, वापस लौटेंगे आप सबके पास। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तो संस्थाओं को खारिज करने का एक अलग तरह का नैरेटिव चल रहा है इस देश में, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, जब कोर्ट का फैसला आता है, जमायत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कहा कि यह फैसला अविश्वसनीय है, मुसलमानों के खिलाफ ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, जो इन लोगों का अधिकार है। लेकिन सवाल यह भी है कि जमीयत उलेमा हिंद क्यों जाएगा इन लोगों की तरफ से हाई कोर्ट? वो क्यों इन आतंकवादियों की पैरवी करेगा? वो कह रहे हैं बड़ा वकील खड़ा करेंगे जो उनकी तरफ से दलीलें रखेंगे, क्योंकि वो इन लोगों के परिवार के सदस्य नहीं है। किस हक से वो ये बात कह रहे हैं? साथ ही साथ हिजाब विवाद को लेकर भी पूरे देश पे बवाल मचा हुआ है। आज खबर आई कि 58 बच्चियों को कॉलेज में क्लास में जाने से मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा जब तक फैसला नहीं आता तब तक कोई भी धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं जाया जा सकता है। प्रजापति जी, रमेश प्रजापति जी, आपका क्या टेक है इस पर? जब हाईकोर्ट कह रहा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक आप कोई भी धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते, लेकिन इन बच्चियों को क्योंकि ये छोटी हैं, इनको इतनी समझ नहीं है, जाहिर सी बात है इनको बरगलाया जा रहा है, इनको भड़काया जा रहा है, इनकी बेहतरी के लिए काम करने से ज्यादा उनको ये बात सिखाई जा रही कि वो हिजाब या किताब में से अगर ऑप्शन है तो वो हिजाब चुने। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बड़ा सहमत हूं। ये देश बड़ा संवैधानिक देश है, धर्म और आस्था ये आजादी का विषय है। इसका ना सरकार लेना देना है ना उलेमाओं को देना है। ये जो अभी अहमद साहब जलानी जी लगभग एक ही बात कह रहे थे कि ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरे मुस्लिम भाई या हिंदू भाई, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्या सबको समानता का अधिकार है या नहीं? ये जो पैदा की है नफरत, और नफरत से कुछ ना कुछ गलत पैदा होता है, ये उसी का परिणाम है कि उन्होंने बताया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, कोई भी न्यायालय हो, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। और कोई भी
हम जो है माननीय न्यायाधीश अपना जो फैसला देता है उसका कोई आधार होता है, एविडेंस होते हैं, तो सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं, नहीं तो इन्होंने इस प्रजापति साहब जी जो छात्राएं हिजाब पहनकर जा रही उनको बीजेपी के लोग तो भड़का नहीं रहे हैं। वो कॉलेज के नियम है, स्कूल के नियम है, स्कूल में हिजाब पहन के जाना अलाउड नहीं है। उनसे कहा जा रहा आप मत पहन के जाइए, कोर्ट का फैसला आ जाएगा, जो होगा वो मंजूर कर लीजिए। बिल्कुल सही, मैं यही कहना चाहता हूं, जो आप बता रही थी, मैं वही कहना चाहता था कि ये आखिर ये ऐसी बातें पैदा किस तरह की, किस कारण से हुई। ये जो इन्होंने आज देश में एक नफरत का जहर बो दिया हिंदू मुसलमान का, जब कोई आग लगती है तो सब वो बुझाना नहीं चाहता, बल्कि पहले और भड़कती है, तब वो बात बुझती है। इन्होंने बार बार ये धर्म और आस्था में ये कहा लिखा है कि ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। आज आधुनिक देश है, देश विकसित देश है, विकासशील विकसित देश है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि इन लोगों को उलेमाए हो, कोई जो है कोई किसी भी धर्म और उसका जो है धर्म का जो है वो आदमी हो, उनको इस तरह का नहीं कहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो सबकी चाहे कोई भी धर्म हो, उसको बराबरी का और समानता का हक है, इससे कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये अपने अपने जो मजहब और यानी ये लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वाकई उन बच्चियों का और देश का कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि अगर ये बच्चियां पिछड़ी रहेंगी तो देश भी पिछड़ा रहेगा। अगर देश को आगे बढ़ना है तो उन बच्चियों को भी आगे बढ़ना होगा, बहुत जरूरी है। यासिर जिलानी साहब, क्यों आप पर ये आरोप लगते हैं? कहीं पर कुछ भी होता है कहा जाता है कि आप ही उस में घी डाल रहे हैं, उस आग में। ये आरोप क्यों लगते हैं आप पर? कहीं तो कुछ होगा। देखिए, एक तो प्रजापति जी कंफ्यूजन में हैं। प्रजापति जी कौन आग में घी डालने का काम कर रहा है? एक स्कूल का मामला था और स्कूल का एक अपना पूरा का पूरा नियम आपने खुद बताया कि स्कूल उस नियम के तहत, कॉलेज अपने नियम के तहत चलता है, उसका एक अपना क्षेत्र अधिकार होता है और उस क्षेत्र अधिकार को का इस्तेमाल करना उसका राइट होता है। आपके ही नेता तो बोल रहे हैं, आपके नेता खड़े हो गए क्योंकि आपको जो तुष्टीकरण का वो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि तुष्टीकरण हम नहीं कर रहे हैं। जलानी जी, तुष्टीकरण हम नहीं कर रहे। तुष्टीकरण आप थोड़ा धैर्य रखिए। आप बोल रहे थे, मैं खामोश था। आप प्रधानमंत्री के लिए आज मुस्लिम महिलाएं वीडियो में बोल रही हैं कि हम उनके साथ हैं। चुपचाप मुस्लिम लाभार्थी महिलाएं जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव में वोट करके आ गई हैं। तो आपके नेताओं को बौखलाहट है, आपके नेताओं को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक गई है। आप वही लोग फिर आप राजनीतिक बात करने लगे। मैं ये पूछ सकता हूं, यहाँ पर चुनाव की बातें मत करिए। क्या मुसलमान यहाँ पर ये डिस्कशन नहीं हो रहा है। चलिए जिलानी साहब, मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। जो माफिया मुसलमान, आलोक जी, एक टिकट भी मुस्लिम भाइयों को देने का काम किया है? आप बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं या राजनीति? ठीक है जिलानी साहब, प्रजापति जी, ठीक है। आलोक जी, क्या जैसा माफिया दिया, संस्थाओं को, स्कूल हो, कॉलेज हो, अपने नियम बनाने के अधिकार हैं। उन नियमों को छात्र जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको मानना होगा। अगर वो नहीं मानते तो उनके पास ऑप्शन है, वो किसी और कॉलेज में, जहाँ पर ऐसे स्कूल में। पार्टी में जिलानी साहब, प्रजापति जी, जिन पर 376, 300 तो कायम है, जो आपके तो खुद के मुखिया पे है। आपके नेता कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। 27 मुकदमे थे बाबा योगी पर, जो आप जिलानी साहब, प्रजापति जी, ये बहस बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नहीं है। इसको उत्तर प्रदेश चुनाव में वोट पाने की जगह मत बनाइए इस प्लेटफॉर्म को। इस प्लेटफॉर्म पर उन बच्चियों की बात हो रही है जिनको हिजाब की वजह से स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा। बात हो रही है कि क्यों संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं, उस पर सवाल उठाती है जमीयत जैसी संस्था। तो प्लीज इस डिबेट को उसी में रहने दीजिए, इधर उधर मत भटकाइए। आलोक जी, किसी संस्था को, किसी भी स्कूल को अधिकार है कि वो अपने नियम बनाए और उन नियमों का पालन हो। जमीयत जैसी संस्था, जब इसमें एक लड़की जो हिजाब पहनकर जाती है और जो वो वीडियो वायरल हुआ उसपे वो नारे लगाती है, कुछ लड़के भी उसपे नारे लगाते हैं, ये तस्वीरें सामने, उसके बाद ऐलान करती है कि 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या ऐसी संस्थाओं को ये काम करना चाहिए? क्या उनको देश में एकता हो, बच्चे पढ़ें, किस तरह से सभी एक साथ आए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए या भड़काऊ काम उनको करने चाहिए?
देखिए अर्चना जी, यही दुर्भाग्य है और इसमें पीएफआई और कितने कनेक्शन पाकिस्तान तक से समर्थन क्यों आ रहा है। इसलिए इसका मत साबित होता है कि ये जो संगठन है या ये जो लोग हैं, देखिए स्कूल का दुनिया के किस मुल्क में नहीं होता, स्कूल का अपना जो ड्रेस होता है। भारत में कोई नई बात तो है नहीं। और यदि ये कहा गया है कि स्कूल में आप अंदर भी जाते हैं, आप जो भी पहनते हैं, आप चाहे तो एक कमरे में अलग रख दीजिए, अंदर तो जब या जहां पर सिर्फ लड़कियां हैं वहां तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी स्थिति में। लेकिन और जो आपने जिस वीडियो की बात कही, आप ये देखिए, ऐसा लगता है कि पहले से कैमरा लगा करके वो वैसे जाएंगी, वो वहां से नारा लगाएंगी, अल्लाह अकबर करेंगी। और ये ठीक है, मैं उसकी भी व्यवस्था करता हूँ। जो पीछे मान लीजिए जो लड़के बाकायदा भगवा पहन करके आए जवाब में, उनको यदि किसी ने भड़काया या वो सामने आए, वो उसको ये इसलिए ड्रेस का सवाल सबके लिए लागू होता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो और स्कूली कॉलेज के जो बच्चे हैं, छात्रों की राजनीति समझ में आती थी, लेकिन जो संगठन उनके लिए आ रहे हैं, पार्टियां आ रही हैं कांग्रेस के, आप देखिए ना, प्रियंका गांधी तो कहती है कि बिकनी पहने तो क्या बुरा है, बिकनी पहन कर क्या बच्चियां स्कूल में जाने लगेंगी। देखिए ये जो बातें हैं, इसको राजनीतिक रंग दिया गया, ताकि केवल इस चुनाव को ध्यान में रख करके, और उन बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार की तरह से। गरीबों को इस्तेमाल करते थे, अब लड़कियों का इस्तेमाल करने लगे हैं राजनीति के लिए। ये जो खेल है, अभी तो और भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है कई इलाकों में। आज आप ये खाली इनकी बात ही नहीं है, कर्नाटक से निकली हुई है आग, मध्य प्रदेश में किसी ने कोशिश किया, वहां से कुछ आवाज उठी, अभी उत्तर प्रदेश में कह देंगे, कल से कहेंगे राजस्थान में घूंघट लेकर चलिए। यदि कोई दूसरी बच्ची जाएगी जिसके ऊपर कहा जाएगा कि वो हिजाब पहने, तो जो कट्टरपंथी हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं और हिंदू हैं, उनमें उन परिवारों के लोग क्या कहेंगे? कहेंगे भाई तुम्हें भी घूंघट निकाल के जाना चाहिए, तो हमारी परंपरा है। तो आप घूंघट की तरफ ले जाना चाहते हैं देश को, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। आलोक जी, शायद यही समझना होगा कि अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो भले ही राजनीतिक दल, जो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे वो कहती हैं बुर्का पहने या बिकनी पहने, मर्जी है। क्या स्कूल में बिकनी की बात हो रही है? क्या बच्चियां बिकनी पहन के स्कूल जाती हैं, जो बात आपने कही? इसके अलावा जो दल इनको समर्थन कर रहे हैं, पीएफआई, एसएफआई, सीएफआई, इनको भी समझना होगा कि अगर शायद हो सकता है कुछ वोट ये पा जाएं, लेकिन देश हारेगा, क्योंकि ये बच्चियां ये आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ये पढ़ नहीं पाएंगी, ये समाज में अपना योगदान नहीं दे पाएंगी। देश जब आगे बढ़ेगा तो ये पिछड़ी हुई रह जाएंगी, जो शायद इस समाज के लोगों को चिंता नहीं है। यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगी कि केरल की कुछ छात्राएं गई थी इस आदेश को लेकर कि हमें, इस मांग को लेकर कि हमें हेड स्कार्फ पहनकर और फुल शर्ट पहनकर, फुल स्लीव्स की शर्ट पहनकर आने का आदेश दिया जाए, इस बात को स्वीकार करे स्कूल। तो इस पर जो जस्टिस मुस्तफा थे केरल हाई कोर्ट के, उन्होंने साफ कहा था कि ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है कि वो क्या चीज अलाउ करता है। व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं वो सामूहिक अधिकार से ऊपर होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इसी तरह के एक फैसले को सुनाते हुए। लेकिन फिर भी हम इन बातों को नहीं मानते हैं। हाजी फिरोज अहमद बख्त साहब, स्कूल में छात्राएं जब नियम मानने चाहिए, आपको क्या लगता है? आप खुद एक यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, स्कूल के जो नियम होते हैं वो सब छात्रों के लिए समान होते हैं। एक बहुत ही सामान्य भाषा में जिससे लोग समझ पाएं, ये बताइए कि यूनिफॉर्म क्यों जरूरी है, जो हम सब बचपन से देखते आए हैं, जो बेसिक है। यूनिफॉर्म के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों ये जरूरी है स्कूलों में? हाँ, देखिए, ये जो शब्द यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है एक जैसा, एक रास्ता। और यूनिफॉर्म इसलिए आती है, और यूनिफॉर्म बहुत सी जगह तो स्कूलों और कॉलेजेस में टीचर्स के लिए भी है। जैसे मैं बताऊं आपको, श्री राम ग्लोबल स्कूल है टीकरी बॉर्डर पे, वहाँ टीचर्स भी काला कोट और काली पैंट वगैरह पहन के आते हैं, और इसलिए कि इसमें सब बराबरी रहे। किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो अपना वो भड़कीले कपड़े पहन के अपना शो ना करे, तो बेचारा गरीब है तो बढ़िया कपड़े। तो ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड इस वजह से बनाया जाता है। और ये भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, उनका अपना ड्रेस कोड है, वो सेकुलर है। और वो ड्रेस कोड मानना चाहिए। खान साहब, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में सिर्फ क्यों इस देश के कानून या संस्थाओं के कानून, नियम मानने में दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को? हाजिक खान साहब। देखिए मैडम, बात यह है कि 1947 से लेके आज तक 83 में ड्रेस कोड बना। ड्रेस कोड बनने के बाद भी हिंदुस्तान के, हम भी इसको डिग्री कॉलेज में पढ़ा करते थे, इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ कोई एजुकेशन थी, वहाँ लड़कियाँ अपना बुर्का पहन के आती थी, अपने घर से आती थी, एक जगह बुर्का उतार के क्लास में जाया करती थी। बात तीन चीज़ें हैं,
एक है बुर्का जिसमें आदमी का जिस्म ढका जाता है, नकाब है जिसमें चेहरा ढका जाता है, और हिजाब है जिसमें बिल्कुल आपने कहा वो आती थी पहन के एक जगह थी जहां पर वो अपने घर से आकर उतार स्कूल के में आकर स्कूल जाती थी, उतार अंदर देती। क्लास में जाती थी। यहाँ पर क्लास के अंदर वो बुर्का पहनने की भी मांग कर रही जिसको अलाउ नहीं किया एक भी लड़की क्लास में नहीं कर रही। कोर्ट में है ये मामला, किया जा रहा है। कोर्ट में लड़कियां ये कह मामला रही है, हैं कि हम अपना सिर ढककर आना कोर्ट में चाहते हैं मामला स्कूल है। में, तो उसमें जब क्या तक कोर्ट नहीं कहता क्या कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी? जब कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक नहीं जाना है, तो इसके ऊपर कौन है? इस देश में कोर्ट के ऊपर कोई है क्या? उसने भी कह दिया है सबको कोर्ट की बात माननी होगी या नहीं, ये बताइए हाजिर खान साहब, कोर्ट की बात माननी होगी या नहीं? भारतीय संविधान में उसे इजाजत दी है कि नहीं? आर्टिकल चलिए ठीक है, 14 और आप आर्टिकल 25 में कोर्ट इजाजत को भी देके आप मानने अपने के लिए मतलब राजी नहीं है। यहीं से तस्वीर साफ होती है कि सोच किस तरह की है और आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बच्चियों में किस तरह की बातें भर रहे हैं, किस तरह की चीजें उनको बताई और समझाई जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमारे पास इतना ही वक्त था, अब भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।